बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ, तमाम सिम्पथीज़ जो हैं वो अपने मोहतरम प्यारे ख़ूबसूरत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के लिए हैं, जिनको अब रोज़ाना सीने पर पत्थर रखना पड़ा करेगा। मुश्किल काम है, पहले माहाना, फिर पता नहीं 15 दिन, फिर हफ्तावार, और अब रोज़ाना ये एक्सरसाइज करना पड़ा करेगी। ऐलान जो कर दिया इस पे अमल तो करना पड़ेगा। आप जानते हैं नाज़रीन, पहले भारी पत्थर रख के तेल की कीमतों में इजाफे का ऐलान फरमाया करते थे। पिछले 4 साल से वो इन भारी पत्थरों के बोझ तले बुरी तरह दबे हुए थे। अब उन्होंने, आपने सुन लिया होगा कि गुज़िश्ता रात ये तमाम भारी पत्थर जो है वो इकट्ठे करके कहा है कि एक ही रोज़ाना करो। अब कोई टाइम कर लेंगे, वो रोज़ाना एक भारी पत्थर उठाया करेंगे। ये भी हो सकता है सारे भारी पत्थर उठा के एक तरफ फेंक दें। मतलब अब ये भारी पत्थर जो है वो ओगरा के सर पे डाल दिया, यूँ कह लें कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर तेल की कीमतों का तयन, रोज़ाना की बुनियाद पर नाज़रीन अंदाज़ा करें, रोज़ाना पेट्रोल पंप्स पे झगड़े हुआ करेंगे। आप देखेंगे तो पेट्रोल पंप पे वो कीमत और जब बढ़ जाया करेगी 2 घंटे बाद चेंज करेंगे, जब कम हो जाया करेगी, जब बढ़ जाया करेगी तो 1 घंटा पहले कर दिया करेंगे। आप नाज़रीन ये नोट फरमा लें कि पेट्रोल पंप्स पे झगड़े अब आपको लाजमी पेट्रोल पंप के कल्चर का हिस्सा नज़र आएगा। आपको याद होगा इमरान खान की हुकूमत में तेल 150 रुपये लीटर था, तो तेल की कीमतों का तयन जो था वो माहाना बुनियादों पे होता था। मौजूदा हुकूमत ने शहबाज स्पीड के तहत पहले तेल की कीमतों का तयन 15 रोज़ा बुनियादों पर किया, फिर हफ्तावार और अब रोज़ाना की बुनियादों पे। गुज़िश्ता रात इसका आगाज़ करते हुए, बिस्मिल्लाह करते हुए, देखिए कितनी मुबारक आगाज़ किया है। वो यही कर लेंदे कि यार पहला झटका दें, तो जैसे वो सुई लगाते हैं ना, तो टीका लगाते हुए तो जो पहला टीका लगाते हैं ना बच्चे को, वो बारीक सुई के साथ लगाते हैं, इंसुलिन सिरिंज के साथ लगाते हैं ताकि दर्द ना हो। इन्होंने पहले ही मझ वाला गाँव टीका ठोक देता है, पहले ही टीका मझ वाला ठोक के इन्होंने 5.5 रुपये पेट्रोल और 31 रुपये फ़ी लीटर डीजल बढ़ा दिया, पहला ही टीका। माशाल्लाह इत्थे रख। क्या वैसे अवाम दोस्त हुकूमत आई है हमारे नसीब में नाज़रीन। पोल्ट्री रेट्स के स्टाइल पर तेल की कीमतों के रोज़ाना तयन से पता नहीं हुकूमत को तो पता नहीं कितना फ़ायदा होगा या नहीं, अवाम बुरी तरह पिस जाएंगे। लड़ाई झगड़ा तो छोड़ें एक तरह, अवाम देख लीजिएगा नाज़रीन, नोट फरमा लीजिएगा, बुरी तरह पिसेंगे। घरेलू बजट जो है वो बर्बाद होकर रह जाएंगे। आम इस्तेमाल की चीज़ों में मन माना इजाफा होगा। हर बंदा यानी रोज़ाना अब वो हुआ करेगा बहस, हर दुकान पे बहस हुआ करेगी। घरेलू बजट बर्बाद हो जाएगा। तेल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाली जो ऑयल कंपनीज़, जिनकी बड़ी हमदर्दी है हमारी कौम की, हमारी हुकूमत की बड़ी लाडली कंपनीज़ हैं ये, उनकी लॉटरी निकल आएगी। बहरहाल ये जो तजर्बाकार हुकूमत के फ़ैसले हैं नाज़रीन, हम तो ये कहते हुए डर रहे हैं कि ऐसे फैसलों से महसूस होता है कि हुकूमत की रही सही मत भी मारी गई है। वैसे अगर तेल की कीमतों के रोज़ाना तयन से भी काम ना चला तो हुकूमत का अगला कदम ये भी हो सकता है कि सुबह दोपहर शाम 3 बार तेल की कीमतों के तयन का फ़ैसला किया जाए। 2-2 घंटे, 1-1 घंटा भी किया जा सकता है, और बताया जाए कि कौम की इक़्तिसादी सेहत और हुकूमत की जेब के लिए ये फ़ैसला कितना ज़रूरी है। वो मेरे जहन में रोज़ाना 2-2 घंटे बाद चेंज हुआ करेगा। बंदा भागा जा रहा था ना, शॉपर पकड़ा हुआ था, बहुत सांस चढ़ा हुआ, पीछे पुलिस वाला उसको जाके पकड़ लेता है, कहता है तुम चोर और तो ये लिफाफे में चोरी का सामान है। वो कहता है नहीं जी नहीं, अल्लाह की कसम चोरी, मैं चोर नहीं हूँ ना इसमें चोरी का। कहता है फिर इस लिफाफे में क्या है? कहते हैं जी मेरी बीवी का सूट है। तो कहते फिर भाग क्यों रहे हो? सांस चढ़ा हुआ है, सांस फूला हुआ है, भाग क्यों रहे हो? कहते हैं जी मुझे डर है कि मेरे घर पहुंचते पहुंचते फैशन ना बदल जाए। तो इसी तरह ये है कि मेरे घर पहुंचते पहुंचते पेट्रोल प्राइसेस ना बढ़ जाए। अल्लाह का वास्ता है, रहम करो कोई कौम तो खुदा का वास्ता है, ये नए तजर्बात की भींट ना चढ़ाएं इस कौम की गुर्बत को। मैं कहूँगा इस कौम की गुर्बत को अपने नित नए तजर्बात की भींट ना चढ़ाएं। थक गई है कौम, खुदा की कसम थक गई है, रूहानसी हो गई है, मरने वाली हो गई है ये कौम। कुछ थोड़ा सा रहम कर दें, थोड़ा सा रहम। अच्छा नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब आजकल साख के बहरान का शिकार है। मैं कहूँगा वो इन दिनों अपनी रिवायात से हटकर सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इस बार भी उन्हें ज़्यादातर लोग जो है मशकूक नज़रों से देख रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ आयशा गुल ने मौलाना पर रकीक हमले किए, परले दर्जे की बदतमीज़ी की, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। इससे पहले सिर्फ इमरान खान के साथ ऐसा हुआ था, बल्कि होता रहा है। उस वक्त मौलाना खामोश थे। आज उन्हें ख़ुद अंदाज़ा हो गया होगा कि इस तरह के रकीक हमले कितने तकलीफ़ दे होते हैं। शायद उन्हें कुछ अंदाज़ा हुआ हो कि इद्दत जैसे केस की जिस पर वो खामोश रहे थे वो किस कदर घटिया नौइयत के थे।
पता नहीं मौलाना इस बारे में क्या सोच रहे हैं। अलबत्ता अवाम अभी तक मौलाना फजलुर रहमान के बारे में ज़्यादा मस्बत राय रखने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रही। अब इतना कुछ होने के बाद भी यही समझा जा रहा है कि मौलाना स्क्रिप्ट के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग ऐसा समझते हैं उनके पास इसके लिए बहुत ही मजबूत दलाइल हैं, मिसालें हैं। मौलाना के नाकदीन का ख्याल है कि जैसे ही PTI ने 5 अगस्त से तहरीक का ऐलान किया, इससे पहले ही मौलाना भी खम ठोंक कर मैदान में आ गए। ये सारी लड़ाई एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए पर कब्ज़े की लड़ाई है, लोग कह रहे हैं। ये ज़राए का ये कहना है कि मौलाना को 2 तरह की ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं। एक ये कि आइंदा इलेक्शन तक वो KP की हद तक ऐसा बयानिया बनाएं कि लोग उनकी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखने लग जाएं और जौक दर जौक उनको वोट दें। दूसरी तरफ ये है कि मुमकिन है कि PTI की तहरीक जो है वो KP की हद तक कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए, तो मौजूदा हुकूमत को चलता करके वहाँ मिड टर्म इलेक्शन करा दिया जाए और इलेक्शन से पहले मौलाना के पास इतना सियासी असासा होना चाहिए कि वो PTI का मुकाबला कर सके। कई नामवर तज्ज़ियाकारों का भी यही ख्याल है कि मौलाना कभी भी गर्म ज़मीन पे पाँव नहीं रखते। मगर इस बार जिस हद तक, नाज़रीन दूसरा गिरोह ये कहता है कि जिस हद तक मौलाना चले गए हैं उससे एक बड़े तबके को ये भी एहसास हुआ है कि शायद इस बार मौलाना नूरा कुश्ती नहीं कर रहे। वैसे अगर मौलाना इस नई तर्ज़ सियासत में संजीदा हैं तो इन्हें सबसे पहले भीख में मिली हुई कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेट की नशस्त से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और मौलाना तो वैसे भी इनकलाब की बात कर रहे हैं, तो इनकलाब की मंजिल हासिल करने के लिए 1-1.5 दर्जन जो नशस्तों की कुर्बानी है वो कतई तौर पे घाटे का सौदा नहीं है। अच्छा नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात की तारीख बिल्कुल सर पे आ गई है, मगर अभी तक कहीं भी इंतखाबी माहौल तो दूर की बात है, इलेक्शन भी नज़र नहीं आ रहे। बिलावल भुट्टो 3 रोज़ मुजफ्फराबाद में क़याम के बावजूद इंतखाबी मुहिम के लिए बाहर नहीं निकल सके। प्रोग्राम बनाया गया था कि बिलावल भुट्टो आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में कम से कम 5 बड़े इंतखाबी जलसे करेंगे, मगर आवाम का मूड देखते हुए जलसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। गुज़िश्ता रोज़ एक टेंट में कुछ लोगों को जमा किया गया जहां बिलावल को खिताब के लिए लाया गया। अपने खिताब में बिलावल भुट्टो नून लीग पर फ्रेंडली फायर करते रहे। बिलावल भुट्टो ने डरते डरते तंज़िया अंदाज में कहा कि रियासत पाकिस्तान आबनाए हुरमुज़ खुलवा सकती है, तो दरख्वास्त है कि कश्मीर बंद पड़ा है वो भी खुलवा दे। नाज़रीन गौर फरमाइएगा बिलावल के बयान पर, इससे सरकारी मौक़िफ़ की बुरी तरह तरदीद हो जाती है कि जी आज़ाद कश्मीर में हालात मामूल पर है। बिलावल साहब आप क्या फरमा रहे हैं? नून लीग पर वार करते हुए बिलावल भुट्टो अपने प्यादे ही कुचल रहे हैं, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत उनकी अपनी जमात की है। इस तरह की बातें करके बिलावल भुट्टो मुजफ्फराबाद से वापस आ गए। नून लीग की इंतखाबी मुहिम इससे भी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। नून लीग ने पिंडी के महाजर हल्के को अपनी इंतखाबी जो आज़ाद कश्मीर में मुहिम है उसका मरकज़ बना रखा है, पिंडी में बैठ के, जहाँ रोज़ किसी शादी हॉल में कभी साद रफ़ीक साहब और कभी हनीफ अब्बासी साहब से तकरीर करा ली जाती है। कोहाला पुल के उस पार नून लीग के किसी रहनुमा को जाने की हिम्मत नहीं हो रही। कल सरदार तनवीर अलियास के काफ़िले पर फायरिंग और उनके एक गार्ड के जाँ बहक होने की इतलात के बाद अब नून लीगी रहनुमाओं का आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम के लिए जाना तकरीबन नामुमकिन सा लगता। अच्छा नाज़रीन, पंजाब की सीनियर वज़ीर मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने आज़ाद कश्मीर के लोगों से कहा है कि आपके हालात को कंट्रोल भी नवाज़ शरीफ साहब ही कर सकते हैं। मरियम औरंगज़ेब ने इस हवाले से पंजाब में गुड गवर्नेंस के हवाले भी दिए हैं। मुल्क में इस वक्त कितनी गुड गवर्नेंस है इसका तफसीली ज़िक्र जो है वो यूरोपीय कमीशन की रिपोर्ट में कर दिया गया है, जिसमें पंजाब के पीका कानून का भी जिक्र है, मावराए अदालत कत्ल की वारदातों का भी जिक्र है। ये सब हालात मियाँ नवाज़ शरीफ की दूर अंदेश क़यादत और सरपरस्ती में उनकी बेटी के दौर में पैदा हुए हैं, ज़हन में रखिएगा। नवाज़ शरीफ हालात को कंट्रोल करने के लिए अभी गुज़िश्ता माह आपने देखा होगा गिलगित बल्तिस्तान भी गए थे, वहाँ अपने उम्मीदवारों के लिए ऐसे हालात पैदा कर रहे थे कि वो अब तक इबरतनाक शिकस्त के सदमे से नहीं बाहर आ सके। अब जनाब नवाज़ शरीफ, मोहतरम जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब से बार बार गुजारिश की जा रही है कि वो हालात को कंट्रोल करने के लिए आज़ाद कश्मीर का रुख भी करें, मगर मियाँ साहब उस तरफ मुँह भी नहीं कर रहे। फ़िलहाल आज़ाद कश्मीर के लोग हालात को कंट्रोल करने के सब दावेदारों की तवाज़ो जो है वो लातों गोसों और अपने जूतियों से कर रहे हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ अब इतने समझदार ज़रूर हैं कि वह आज़ाद कश्मीर के बासियों के हालात ठीक करने के लिए अपने हालात को दाव पर नहीं लगाएंगे। अच्छा नाज़रीन, मुल्क की माशी हालत जो है वो सच्ची बात यह है कि हमारी सोच से कहीं ज़्यादा परेशान कुन।
मुल्की एक्सपोर्ट्स मुसलसल चौथे साल कमी का शिकार हैं। करंट अकाउंट खसारा मईशत के लिए ख़तरे की घंटी नहीं घड़ियाल बजा रहा है। माशी हालत इतनी ख़राब है कि अब चंद हफ़्तों से कोई वफाकी वज़ीर माशी टेक ऑफ के बुसीदा नारे की बात भी नहीं कर रहा, बुसीदा नारा नहीं लगा रहा। मुल्क की तारीख़ में पहली बार नाज़रीन वफाक के अखराजात पूरे करने के लिए सूबों के फ़ंड्स में कट लगाया गया। रवा माली साल के दौरान तरक्याती बजट पिछले साल के मुकाबले में आधा है। मल्टी-नेशनल कंपनीज़ मुल्क छोड़ने की दौड़ लगी हुई है उनमें। फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ बंद पड़ी है। मुल्क की तारीख़ में पहली बार तमाम 5 बड़ी फसलों की पैदावार कम हुई है, जिससे किसान के साथ दही मईशत की भी जो हैं वो उसकी चूल्हे हिल गई हैं। महंगाई ने आवाम का हर जगह पे जीना मुश्किल बना दिया है, मसावी, चाहे वो शहर हों चाहे वो देहात हों। वफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट बता रही है कि सिर्फ पिछले एक हफ़्ते के दौरान 27 अशिया ज़रूरिया की जो कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं। आटा, आलू, चिकन, अंडे, प्याज, टमाटर, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई। और फिर चिकन विकन की तो बात ही दूर की, वो बात याद आ जाती है। वो बंदा जो है ना, वो शादी होती है बेचारे गरीब की, तो वो देग पे अपने किसी रिश्तेदार को बिठा देते हैं, कहते हैं बोटियाँ कम हैं, आलू ज़्यादा हैं, शोरबा भी अंदर काफ़ी है, बोटियाँ कम हैं। तो जो ख़ास मेहमान होंगे ना, उनको सिर्फ बोटी डाल के देना, चिकन की बोटी डाल के देना। तो एक बंदा 2-3 बार जाता है तो उसको उसके नसीब में हर वक्त हर दफ़ा जो है वो आलू और शोरबा ही आता है। तो 5वें-6ठे चक्कर में जाके वो दरख्वास्त करता है, जो देग पे बैठा होता है बंदा, कहता है यार थोड़ा जो है ना हड्डी वाला आलू पा दे यार, बस। तो कौम को हड्डी वाला आलू तो बहुत मुश्किल से नसीब होगा। फ़िलहाल तो आपको यही जो खाली आलू, आटा, इनकी कीमतें आपको बता रहा हूँ। हर चीज़ की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इन हालात में नाज़रीन मुमताज़ माहिर मईशत, इनकी बात बड़े गौर से सुनी जाती है कॉमर्स के और इकनॉमिक्स के हलकों में। हसन ज़फ़र, उनका ये कहना है कि हुकूमत को अब ओपनली डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि डिफ़ॉल्ट की सारी अलामतें पूरी हो चुकी हैं। उनका कहना ये है कि डिफ़ॉल्ट की कंडीशन उस वक्त लागू हो जाती है जब आपका कर्ज़ा जीडीपी से 50% ऊपर चला जाए, जबकि हमारा कर्ज़ा जीडीपी का 70% हो चुका है। हमारे यहाँ लोगों ने ये बहाना बना रखा है कि सिक्योरिटी मसाइल की वजह से मामलात आगे नहीं बढ़ रहे, यानी ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना सिक्योरिटी ठीक होगी, ना मईशत। ये सारे बहाने हैं। ये तजवीज़ इसलिए भी दुरुस्त लगती है कि इस वक्त मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में पड़ी रकम जो है वो सऊदी अरब और चीन से लिए गए रोल ओवर पर मुश्तमिल है। सब जानते हैं तजर्बाकार हुकूमत ने मुल्की मईशत का हर लिहाज से नाज़रीन बेड़ा गर्क करके रख दिया। अच्छा नाज़रीन, अब कुछ बात हो जाए पंजाब की पीरा फोर्स की। नाज़रीन, आज तक इसके सुबह दोपहर शाम इसके पीरा फोर्स के डसे हुए लोग रब्ता करते हैं, जान छुड़वाने की अपीलें करते हैं। अगर कोई वाकिफ़ है, खुदा के लिए रेडीबान ख़वातीन बेचारी, वो आपने सुनी होगी, वो ख़ातून जो है वो कहती है मैंने रेडी घर में छुपा ली है, पीरा फोर्स से डर के। रेडी लगाना तो मैंने छुपा ली है अपने घर में रेडी। ख़ातून कह रही है, ख़ातून रेडी लगा के अपने बच्चों का पेट पालती। मैं आज तक नाज़रीन पीरा फोर्स के वजूद को समझ ही नहीं पाया। किस लिए पीरा फोर्स बनाई गई है? कानून पर अमल दरामद के लिए। किस कानून पे? किस डिपार्टमेंट के बनाए हुए कवानीन, असूल और ज़ाब्तों पर अमल दरामद के लिए पीरा फोर्स है? कोई पैराफर्नेलिया आपके पास है? कोई डेफिनेशन आपके पास? कल को यह भी कहा जाएगा जी पुलिस के लिए, पुलिस के फैसलों पर अमल दरामद भी पीरा फोर्स ही कराएगी, अदालती फैसलों पर भी पीरा फोर्स। किस फैसले के? ज़ाहिर है ये पंजाब असेंबली ने ये बिल पास किया होगा, मैं सब समझता हूँ, कानून और ज़ाब्ते पूरे किए गए होंगे, लेकिन फिर भी मेरे ज़हन में सवाल ये पैदा होता है। हर जगह जगह पे पंजाब में कहते हैं जी ग्राम फरोशी ज़ख़ीरा अंदोज़ी और तजावज़ात के ख़ात्मे के लिए अक्टूबर 2024 में एक एक्ट की रूह से पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी पीरा का क़याम अमल में आया। जाके गलियों कूचों में देख लें, लाहौर की, पूरे पंजाब की, क्या वो इन्हीं 3 शोबों तक महदूद है पीरा फोर्स? नहीं, पीरा फोर्स जहाँ चाहती है, जिस तरह चाहती है मुँह मारती है, लोगों को भी मारती है, जो चाहती है करती है पीरा फोर्स। इसलिए पंजाब के अवाम के लिए अजाब बनी हुई है पीरा फोर्स, कोई पूछने वाला नहीं। इस फोर्स ने अपने क़याम के बाद हर वो काम किया जो उसके दायरे इख्तियार में नहीं था। आप दुकानदारों से पूछें तो उनका कहना यह है कि पीरा फोर्स उनके लिए किसी अजाब से कम नहीं है। उनका कहना यह है कि दुकानों के किराए के अलावा अब इस नई फोर्स के शेर जवानों का नान नफका भी उनके ज़िम्मे आ गया। ये सच बता रहा हूँ नाज़रीन।
दुकानदारों की तो फिर भी यूनियंस होती हैं जिसकी वजह से कुछ बचत हो जाती है। पीरा फोर्स असल मुसीबत जो है वो रेडी वालों के लिए बनी हुई है। पंजाब हुकूमत ने मरियम नवाज की तस्वीर वाली रेडियां मुफ्त चंद तकसीम की थी, इसके बावजूद पीरा फोर्स ने रेडी वालों पर खुद साख्ता टैक्स लगा रखा है कि जिसे 2000 किसी से 5000, जो ये भत्ता देने से इनकार करता है उसका सामान उठा लेते हैं। गरीब फल फरोशों का फल उठा के ले जाते हैं। पीरा फोर्स को भत्ता देने वालों की तजावजात बरकरार है, जो मंथली या हफ्ता नहीं देते उनके तजावजात के साथ दुकानें भी तोड़ जाते हैं। मगर इस सारी प्रैक्टिस का आवाम को क्या फ़ायदा हो रहा है बताएं। ग्राम फरोशी ने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पंजाब के हर शहर में आटे के रेट अलग अलग हैं। लाहौर के कितने चलेगी फिर पीरा फोर्स? लाहौर में कहीं भी सरकारी कीमत पर रोटी दस्तियाब नहीं है। एलपीजी की सरकारी कीमत जो है वो 241 रुपये और फ़रोख्त जो है वो 500 हो रही है। इन सरकारी कीमत 241 है, लेकिन फ़रोख्त आप कहीं भी जाके देख लें लगभग 500 रुपये फ़ी किलो हो रही है। मटन की सरकारी कीमत 1700 रुपये है, फ़रोख्त कितने में हो रहा है? 3800 रुपये में। बीफ की सरकारी कीमत 900 रुपये है, फ़रोख्त कितने में हो रहा है? 1800 रुपये में। दही की सरकारी कीमत 170 है, फ़रोख्त कितने में हो रहा है? 250 रुपये में। ये सिर्फ चंद मोटी मोटी मिसालें दे रहा हूँ। सब्जी से लेकर फ्रूट तक हर चीज़ की सरकारी कीमत मुकर्रर है, मगर हर चीज़ आवाम को महंगी मिल रही है। मगर यहाँ कोई पीरा फोर्स पता नहीं क्या पैरा है, पीरा है क्या, कहीं हरकत में नहीं आ रही। फिर पीरा फोर्स बनाने के बाद भी अगर देखें ना, प्राइस मैजिस्ट्रेट्स मौजूद हैं, अब उनका फिर क्या काम है बताएं मुझे। अगर पीरा फोर्स बना ली प्रोमलगेशन कुव्वत नाफजा के तौर पे, तो फिर प्राइस मैजिस्ट्रेट्स का क्या काम रह जाता है? टीएमए के एंटी तजावजात सेल भी तनख्वाही ले रहे हैं, वो किस मर्ज की दवाएं, उनको क्यों नहीं ख़त्म कर दिया जाता? अब इन इदारों की मौजूदगी के बावजूद पीरा फोर्स की शक्ल में एक और कुव्वत नाफजा बना दी गई है। एक ही काम के लिए 4-4 इदारे सरकारी वसाइल का अलग ज़या नहीं बनते। पीरा फोर्स खुद ही एक्शन लेती है, खुद ही अपनी फैसले भी कर देती है, यानी उसके पास पुलिस के साथ साथ अदालती इख्तियारात भी हैं। पीरा को 2-3 महकमों के इख्तियारात सौंपे गए थे, अब तो बाकी महकमों का क्या करना है फिर बता दें। उनके काम को चेक करने के लिए भी 2-3 और पीरा फोर्स, पीरा ए, पीरा बी, पीरा सी फोर्स बना दें। इस तरह पुलिस और सिक्योरिटी इदारों पर चेक के लिए भी कोई और फोर्स बनानी पड़ेगी, मैंने पहले भी अर्ज़ किया। फिर सबसे आम यह कि अदालतों और जजेस की कारकर्दगी चेक करने के लिए भी कोई सुपर अदालत लगानी पड़ेगी। पीरा फोर्स जैसे इदारे नाज़रीन गुड गवर्नेंस नहीं लाते, इदारों को तबाह करते हैं, रिश्वत के नए दरवाजे खोलते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। नाज़रीन चलते चलते अहमद नईम अरशद के चंद अशार। लोड़ पवे ते तेरे शहरों, लोड़ पवे ते तेरे शहरों पैरासीटामोल नहीं लभदी। खंड अंबरां ते टुर जांदी है, खंड अंबरां ते टुर जांदी है, गंढे मुख परता जांदे ने, लाल टमाटर पीले होके एक दूजे नू खा जांदे ने। लोड़ पवे ते तेरे शहरों मासा भी इंसाफ नहीं मिलता, लोड़ पवे ते तेरे शहरों मासा भी इंसाफ नहीं मिलता। लोग बेचारे एक दूजे दा मूँह ही तकदे रह जाते हैं। कच्चियां कंधां वांगर अक्सर, कच्चियां कंधां वांगर अक्सर एक एक करके ढह जाते हैं। लोड़ पवे ते तेरे शहरों अकलापे नूं दूर करन लई एक भी चज दा यार नहीं लभदा। घुट के जफ्फी पान दी ख्वाहिश दिल ही दिल विच मर जाती है, बंदा कल्ला रह जाता है। लोड़ पवे ते तेरे शहरों अद्धी रोटी दूर दी गल है, लोड़ पवे ते तेरे शहरों अद्धी रोटी दूर दी गल है। पानी दा एक घुट नहीं लभदा, बुल तरहाए रह जाते हैं। सुक्की जीप तो गल नहीं हुंदी, सुक्की जीप तो गल नहीं हुंदी। लोड़ पवे ते शहर च तेरे हाथी मलदे रह जाने आ, झल्ले बन के बह जाने आ, हाथी मलदे रह जाने आ, झल्ले बन के बह जाने। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।